हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और चैप्टर 10वीं क्लास का। इसका नाम है धमाल। धमाल। तो शुरू करते हैं, चलिए आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि धमार एक प्राचीन गायन शैली है और इसको ध्रुपद के समान गाया जाता है। लेकिन इस ध्रुपद जो है बहुत ही गंभीर गायन शैली है। वो ध्रुपद बस गंभीर गायन शैली है। तो जो हमारा धमार है वह बस उसकी तरफ बजाया जाता है, उसके तरह हम बोलते नहीं हैं उसे, हम उसकी ही धमार ताल में ही उसे बोलते हैं। और इसमें कृष्ण गोपियों और होली का वर्णन है। बाक और इसे भी हम ध्रुपद की तरह हिंदी, उर्दू और ब्रिज भाषा में गाते हैं, लेकिन धमार ताल में। आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ओवर बोल रहा हूँ तो हम उसे ध्रुपद ताल में बोलेंगे, नहीं, हम उसे धमार ताल में बोलेंगे। धमार में ध्रुपद के समान लयकारी होते हैं, मतलब जैसे धमार की हम टोनिंग करके बोलते हैं ना, वैसे ही हम धमार ताल में उसी की तरह वाली लयकारी यूज करते हैं धमार के लिए। और धमार का भी काव्य आपको मैं आ जाता हूँ हिंदी, उर्दू और ब्रज दोबारा ही बता रहा हूँ। और इसमें नोम तोम का आलाप और गमक का खूब गमक मतलब नोम तोम और आलाप और गमक का खूब प्रयोग करते हैं। जो भी हम गमक, आलाप और नोम तोम यूज करते हैं ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज होएगी, लेकिन उसी टोन में यूज होएगी। और धमार गायन में स्थायी अंतरा 2 भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा 2 भाग होते हैं धमार में, और किसी में नहीं होते। और इसमें दोगुन, तिगुन, चौगुन आदि लयकारी भी खूब, जो हमारे दोगुन, तिगुन, चौगुन वाले लयकारी होते हैं, उनमें खूब रंग जमता है इसके अंदर। जिससे श्रोता बहुत आनंद लेते हैं। जो सुनने वाले होते हैं वो बहुत आनंद लेते हैं। श्रोता का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सुनता है वो लिसनर। इसमें गमक के समान मीण का भी प्रयोग होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है मीण का। इस गायन में ज़्यादातर श्रृंगार रस, मतलब जो ध्रुपद में हमारा श्रृंगार रस है, और हाँ बस श्रृंगार रस, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है आधे से ज़्यादा। और कुछ विद्वान लोग इसे होली कहते हैं और कई विद्वान लोग इसे होली कहते हैं, लेकिन इसे इस गायन शैली को धमार कहना ही ठीक लगता है, क्योंकि ये धमार गायन प्रखावत के साथ किया जाता है। और आज हम आपको 2 टॉपिक कवर कराएंगे, तो हमें जल्दी इस वीडियो को एंड करने वाले। तो
और ये हम जब हम एडिटिंग करेंगे ना तो हम आपको एक कंबाइन करके हमारी यूट्यूब चैनल मिल जाएगी आपको, तो कंबाइन करवा कर मैं एडिट करवा के दे दूँगा आपको यूट्यूब पे। तो अब हम आ चुके हैं मीण पे। तो हमारा मीण जो होता है, मीण एक प्राचीन गमक का एक प्रकार होता है हमारे म्यूजिक में। जैसे किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पे अगर आपको जाना है बिना आवश्यक खंडित, दूसरे स्वर पे जाना है आपको, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाना है, जैसे बिना आवाज़ को खंडित किए, मतलब जब हम मीण का प्रयोग करते हैं ना तो हमें किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाना होता है, तो हमें आवाज़ बिल्कुल नहीं, मतलब रुकना नहीं होता, तो आवाज़ नहीं निकलती है। तो हमारा जो हम स्वर बोल रहे होते हैं ना वो लय में निकल जाता है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स से म तक जाते हुए रे ग से स्पर्श रूप से हम बोलेंगे, और स्पर्श रूप करना होता है उसे जो बीच में आते हैं स्वर हमारे, और इन स्वरों पर रुकना नहीं होता है, मतलब हमें रुक के नहीं बोलना होता है इन्हें, वरना हमारी आवाज़ खंडित नहीं हो पाती, खंडित हो जाती है। और वे स्वर अलग अलग सुनाई भी नहीं देने चाहिए। और मीण के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्ध चिन्ह बनाते हैं, मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे। और मीण से गायन वादन में रंजकता आती है, मतलब और भी अच्छा लगता है, और आनंद, प्रसन्नता तथा कोमलता अधिक बढ़ जाती है, अधिक रूप से, मतलब एक टाइप से आई जाती है, बढ़ के जाती है। और कण, कण का मतलब होता है किसी एक स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना, जैसे मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कण कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग संगीतक रचनाओं को सजाने और संवारने के लिए होता है, मतलब उन्हें अच्छे से प्यार से बोलने के लिए यूज होता है इसका। और इसको स्पर्श स्वर या ग्रेस नोट भी कहते हैं। ग्रेस नोट तो पता है ना आपको क्या होता है। और हम ऐसे कोमल स्वर, स्पर्श स्वर तो वही था ना, कोमल स्वर टाइप से बोलते हैं हम, कहते हैं, मतलब साज पर हाथ तैयार होने पर या गला तैयार होने पर, मतलब आपका गला या फिर कुछ गला तैयार होने पे बेसिकली, दूसरा मैं आपको नहीं सकता, आप इतना ध्यान रखिए, गला जब आपका तैयार हो जाता है ना, तब आप इस गायकी को, मतलब कर्ण, आपका गला जब तैयार हो जाएगा ना, तब आप ऐसे स्वर को आराम से गा सकते हैं। जब आपका गला तैयार हो जाएगा, अगर आपका गला तैयार नहीं है तो आप इसे नहीं गा सकते। तो अब आ चुके हैं हम आलाप पर। आलाप क्या होता है हम आपको भी बताते हैं। आलाप होता है बंदिश शैकत के मुख्य स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना, मतलब बंदिश मतलब कोई बंधे हुए स्वर या फिर कोई मुख्य स्वर का सिंपल लय में
प्रैक्टिस करना एक टाइप की आलाप कहलाता है। इसको वर्ण गमक मींड़ से सजाया जाता है। वर्ण गमक मतलब अभी मैंने सुनाया था, समझना पड़ेगा तभी यहाँ पहले वीडियो में समझा पाएंगे वर्ण गमक का। और आलाप प्रधान होता है और कभी भी गायन या वादन सीधा शुरू नहीं होता। मतलब जो भी गाने या बजाने का काम होता है वो सीधा शुरू नहीं होता है। और पहले आलाप किया जाता है। गायक या वादक पहले आलाप द्वारा राग का जो गाने वाला या फिर गाना बजाने वाला होता है ना, वो पहले आलाप द्वारा मतलब राग के जो सुनाने वाले या फिर बजाने वाले होते हैं राग वाले, तो वो पहले आलाप द्वारा राग का मतलब जो पहले मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किसी गाने के पहले हम आलाप करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, फिर हम थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। तो वो भी यही कह रहा है कि आलाप द्वारा राग का स्वरूप पेश करता है। मतलब वो राग असल में है क्या, वो आलाप द्वारा वो बताता है क्या है, और फिर वो अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है। मतलब आलाप खत्म करने के बाद उसके मन में जो भी मतलब भावनाएं हैं वो प्रकट करता है। गायन में आलाप दो प्रकार का होता है, पहला आकार से और दूसरा नोम तुम आदि शब्दों से। आलाप एक तो गायन वादन से पहले होता है जो रहित होता है, और दूसरा गायन वादन के बीच बीच में जो तालबद्ध होता है, मुखड़ा पकड़कर तबले से सम पर मिल जाता है, और वादक गत का मुखड़ा पकड़कर तबले से सम पर मिल जाता है। बंदिश और गत में आलाप करने से राग का रस में लगातार बना रहता है। मतलब बंदिश का मतलब बेसिकली मेरे को बंदिश ही पता है क्या होती है। मैं बंदिश का जो मतलब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बंदिश मैंने को पहले बताया था ना कि उसके बारे में बताते रहते हैं, तो उसका मतलब लगातार राग का रस बना रहता है। मतलब एक टाइप से माहौल बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।